एक राजा था जिसकी 3 बेटियां थीं। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए बाहर पढ़ने भेज दिया था। जब तीनों की पढ़ाई पूरी हो गई तो वे वापस अपने घर यानी राजमहल लौट आईं। एक दिन राजा ने तीनों को अपने पास बुलाया। राजा अपनी तीनों बेटियों को बड़ी प्यार से देखता है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें इतने साल खुद से दूर रखा, तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा ताकि तुम सब कुछ सीख सको। आज जब तुम पढ़ाई पूरी करके लौट आई हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम तीनों को देखकर मुझे तसल्ली मिल रही है। राजा थोड़ा रुकता है और एक सवाल पूछता है। अब जबकि तुम पढ़ लिख गई हो तो मैं तुम तीनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। जरा मुझे सोचकर बताओ कि तुम जो ये इतना अच्छा जीवन जी रही हो, ये राजपाट भोग रही हो, ये सब किसके कारण है? आखिर तुम किसके कारण राज कर रही हो बेटी? राजा का सवाल सुनकर बड़ी और मंझली बेटी ने तुरंत जवाब दिया। उन्हें लगा कि पिताजी को खुश करने का यही सही मौका है। पिताजी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण राज कर रहे हैं। आप हमारे पिता हैं, आप राजा हैं, इसलिए हमें ये सब मिला है। अगर आप ना होते तो हम राज कैसे कर पाते? सब कुछ आपके ही कारण है पिताजी। हाँ पिताजी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम आपके कारण ही राज कर रही हैं। ये महल, ये सुख, ये सब आपकी वजह से है। हम जो भी हैं आपके ही कारण है। दोनों बड़ी बेटियों का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी बेटियों ने सही बात कही है। फिर राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी की तरफ देखा जो चुप खड़ी थी। दोनों बड़ी बेटियों का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी बेटियों ने सही बात कही है। फिर राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी की तरफ देखा जो चुप खड़ी थी। बेटी, तुम चुप क्यों हो? तुम भी बताओ कि तुम किसके कारण राज कर रही हो? पिताजी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। दीदी ने जो कहा वो उन्हें ठीक लगा होगा, लेकिन मेरा मानना अलग है। मैं आपके कारण नहीं, बल्कि मैं तो अपनी किस्मत और अपने भावी पति के कारण राज कर रही हूँ। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिल रहा है और आगे चलकर मेरे पति के भाग्य से ही मुझे राज मिलेगा। इसलिए मैं अपनी किस्मत और अपने होने वाले पति के कारण राज कर रही हूँ पिताजी। छोटी बेटी की बात सुनकर राजा का मन खट्टा हो गया। राजा ने सोचा कि अभी इसकी समझ पूरी नहीं हुई है। ये लड़की क्या कह रही है? मैं इसे सब कुछ दे रहा हूँ और ये कहती है कि अपनी किस्मत से राज कर रही है। राजा ने सोचा कि अभी इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसे अभी दुनिया की और समझ आनी बाकी है। इसे दोबारा पढ़ाई के लिए भेज देना चाहिए। राजा ने छोटी बेटी से कहा, बेटी, मुझे लगता है कि अभी तुम्हारी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई है। तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है। मैं तुम्हें पढ़ाई के वास्ते दोबारा 2 बरस के लिए बाहर भेज रहा हूँ। जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। राजा के आदेश पर छोटी बेटी को दोबारा 2 बरस के लिए पढ़ने भेज दिया गया। जब 2 बरस बीत गए और उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो वो वापस आई। राजा ने उसे फुर्सत में बुलाया जब आसपास कोई और नहीं था। आओ बेटी, बैठो। 2 बरस बीत गए, तुमने और पढ़ाई की, दुनिया देखी। अब मैं तुमसे फिर वही सवाल पूछना चाहता हूँ जो मैंने उस दिन पूछा था। मुझे तसल्ली से बताओ, अब तुम क्या सोचती हो? तुम किसके कारण राज कर रही हो? 2 बरस बाद जब राजा ने अपनी छोटी बेटी को दोबारा बुलाया तो उसे उम्मीद थी कि बेटी का दिमाग अब ठिकाने आ गया होगा। लेकिन बेटी ने फिर वही जवाब दिया कि वो अपनी किस्मत और अपने भावी पति के कारण राज कर रही है। ये सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक।
मैंने तुम्हें 2 साल दिए, दुनिया घूमने को कहा ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम अभी भी वही रट लगाए हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत मुझसे बड़ी है? ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ ले जाती है। राजा अपने सिपाहियों की ओर मुड़ता है। सिपाहियों, जाओ और पूरे राज्य में ढूंढो, मुझे सबसे बुड़बक लड़का चाहिए। ऐसा लड़का जो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हो, उसी से इसका विवाह होगा। मैं भी तो देखूं कि जब इसे एक महामूर्ख पति मिलेगा तब इसकी किस्मत इसे कैसे राज कराती है। राजा का आदेश पाकर सिपाही निकल पड़े। वे गांव-गांव, नगर-नगर भटके, लेकिन उन्हें वैसा महामूर्ख नहीं मिला जैसा राजा चाहता था। खोजते खोजते सिपाही एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। एक लड़का पेड़ की एक ऊंची डाढ़ यानी डाली पर बैठा था और उसी डाढ़ को कुल्हाड़ी से काट रहा था जिस पर वो खुद बैठा था। अरे भाई, उधर देखो, वो लड़का देख रहे हो? वो जिस डाढ़ पर बैठा है उसी डाढ़ को काट रहा है। अगर ये डाढ़ टूटी तो ये खुद ही नीचे गिर जाएगा। इससे बड़ा बुड़बक और कौन हो सकता है? बिल्कुल सही कहा। राजा साहब को जैसा चाहिए था ये तो उससे भी बड़ा नमूना है। चलो इसे ही पकड़ते हैं। सिपाही पेड़ के पास गए और उस लड़के को जबरदस्ती यानी बरियारी पेड़ से नीचे उतारा। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन सिपाही उसे पकड़कर सीधे राजा के पास ले गए। सिपाही उस लड़के को दरबार में ले आए। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो साधारण और भोला भाला लग रहा था। तुम लोग इसे पकड़ कर लाए हो? तुम्हें कैसे पता चला कि ये लड़का ही सबसे बड़ा बुड़बक है? महाराज, हमने इसे जंगल में देखा। ये जिस डाढ़ पर बैठा था उसी डाढ़ को अपनी कुल्हाड़ी से काट रहा था। अपनी ही जान को खतरे में डालने वाला इससे बड़ा बुड़बक हमें और कोई नहीं मिला। राजा ये सुनकर संतुष्ट हो गया। उसे यकीन हो गया कि यही वो लड़का है जो उसकी घमंडी बेटी को सबक सिखा सकता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया और उसी लड़के से अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी करवा दी। बेटी, राजा के हट के आगे मैं कुछ नहीं कर सकी, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैंने तेरे लिए ये बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलवाए हैं, इन्हें पहन ले। भले ही तेरा पति कैसा भी हो, तू राजकन्या है, तुझे अच्छे से विदा करूंगी। माँ ने अपनी बेटी को बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाकर विदा किया। राजा ने कठोर दिल करके बेटी को उस बुड़बक लड़के के साथ महल से निकाल दिया। दोनों वहां से पैदल ही अपनी नई दुनिया बसाने चल दिए। चलते चलते वे दोनों बहुत दूर निकल आए। उनका अपना राज्य पीछे छूट गया था। रास्ते में एक बड़ी नदी मिली। नदी का पानी तेजी से बह रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब बात थी। नदी की धारा के साथ कीमती लाल बह रहे थे, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। सुनिए, जरा ध्यान से देखिए। इस नदी में पानी के साथ लाल बह रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात मानिए, इन्हें छूना भी मत। इन्हें लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा। ये कोई साधारण नदी नहीं लगती। हमें बस चुपचाप पार उतरना है। अरे बाप रे, इतने सारे लाल! पत्नी कह रही है खतरा है, लेकिन अगर एक उठा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इतना कीमती लाल है, इसे छोड़ना तो बेवकूफ़ी होगी। उस बुड़बक लड़के को लालच आ गया। उसने अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर दी और चुपके से चुपकर एक लाल नदी से उठाया और अपनी धोकड़ी में डाल लिया। पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लगी। नदी पार करके वो दोनों दूसरे राज्य में पहुंच गए। वो परदेसी थे, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। अब हम परदेश में हैं, यहाँ बिना राजा की आज्ञा के हम नहीं रह सकते। आप जाइए और यहाँ के राजा से विनती कीजिए कि हम आपके राज्य में बसना चाहते हैं।
उनसे रहने के लिए थोड़ी जगह मांग लीजिए। पति ने वैसा ही किया। दूसरे दिन वो राजा के दरबार में गया। महाराज, हम परदेसी हैं और बहुत दूर से आए हैं। हम पति पत्नी आपके राज्य में रहना चाहते हैं। अगर आपकी कृपा हो जाए और हमें थोड़ी जमीन मिल जाए तो हम यहीं अपनी कुटिया बनाकर रह लेंगे। ठीक है परदेसी, हमारे राज्य में जगह की कोई कमी नहीं है। जहाँ तुम्हारी इच्छा करे जाओ और जगह देखकर बस जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। राजा की आज्ञा पाकर वे दोनों बहुत खुश हुए और एक जगह चुनकर वहां रहने लगे। लेकिन अब समस्या रोजी रोटी की थी। रहने की जगह तो मिल गई, लेकिन खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। आप फिर से राजा के पास जाइए और उनसे कहिए कि मुझे कोई काम चाहिए ताकि हमारा गुजारा हो सके। पति दोबारा राजा के पास पहुंचा। उसने अपनी व्यथा सुनाई कि उसके पास कोई रोजगार नहीं है। देखो भाई, अभी तो हमारे पास कोई बड़ा काम खाली नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो महल के दरवाजे पर दरबानी कर सकते हो। क्या तुम दरबान का काम करोगे? जी महाराज, जो भी काम मिले मैं कर लूंगा, मुझे मंजूर है। इस तरह उसने दरबान का काम शुरू कर दिया। वो रोज महल के दरवाजे पर पहरा देता और जो मिलता उससे अपना घर चलाता। देखते ही देखते समय बीतता चला गया। दिवाली का त्योहार आ गया। उस राज्य में एक रिवाज था कि दिवाली की रात सभी दरबारी और नगर के बड़े लोग राजा के दरबार में जुआ खेलते थे। माहौल सजा हुआ था। दरबान भी अपनी ड्यूटी पर था, लेकिन उसे भी जुआ खेलने का मन हुआ। सब लोग जुआ खेल रहे हैं, मेरी भी किस्मत आजमाने का मन है, लेकिन पैसे तो है नहीं। अरे हाँ, वो लाल जो मैंने नदी से उठाया था वो तो मेरी धोकड़ी में ही पड़ा है। उसने अपनी धोकड़ी से वो चमकता हुआ लाल निकाला और उसे दांव पर रख दिया। लाल की चमक देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन खेल शुरू हुआ। बुड़बक लड़की की किस्मत जैसे जाग उठी थी। वो जीतता गया। ऐसा करते करते 4-5 दिन बीत गए। वो दरबान अब तक जुए में 12-15 हजार रुपए जीत लाया था। उसने सारे पैसे ले जाकर अपनी रानी को सौंप दिए। रानी हैरान थी कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन दरबार में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। महाराज, आपने उस नए दरबान को देखा? वो साधारण दरबान नहीं लगता। उसके पास एक बहुत कीमती लाल है जिसे रखकर वो जुआ खेलता है और रोज जीत रहा है। एक मामूली दरबान के पास इतना कीमती लाल कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। दरबारियों की चुगली सुनकर राजा को शक हुआ। उसने तुरंत दरबान को बुलावा भेजा। दरबान, सुना है तुम्हारे पास कोई नायाब चीज है, वो लाल हमें दिखाओ। डर के मारे दरबान ने वो लाल राजा को सौंप दिया। राजा उस लाल की चमक देखकर मोहित हो गया। उसने सोचा कि ये तो किसी राजकुमारी के पास ही होना चाहिए। राजा ने वो लाल दरबान से ले लिया और अपनी बेटी यानी राजकुमारी को दे दिया। बेटी, ये देखो, ये दुनिया का सबसे सुंदर लाल है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। राजकुमारी उस लाल को पाकर फूली न समाई। उसने तुरंत उस लाल को एक धागे में गांठकर अपने गले में पहन लिया। वो इतनी खुश थी कि लाल पहनकर अपने पलंग पर लेट गई और उसे निहारने लगी। हाँ भाई, मेरे नन्हे पुन्नो दोस्तों, मजा आया वीडियो में? बताओ क्या करना है फिर?